Hello children, in this video I will explain whole the chapter dissolution of a partnership firm. This is last chapter of part A. After that I will start numerical question. So let's start the chapter. Dissolution of a partnership firm meaning according to section 39 of the Indian Partnership Act 1932. Dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm. In such an event, all assets of the firm are realized, for example, sold and liabilities are paid. The surplus balance is paid to the partners in settlement of their account and shortfall is met from their private assets, property. Unlike dissolution of partnership, which means only change in existing current present partners, relationship between the partners and the firm continues. Dissolution of firm means only dissolve, wind up. So meaning of dissolution is when first partnership has complete and after that firm has closed first partnership and start a new agreement and a new partnership. So dissolution of partnership firm and dissolution of a partnership is a big difference. Dissolution of partnership का मतलब है कि जब हमारी एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, हमने सपोज एक जो हमारा एग्रीमेंट था पार्टनरशिप का, सपोज ए बी सी डी चार पार्टनर हैं, चार पार्टनर ने एक साल तक पार्टनरशिप में काम किया और एक एग्रीमेंट को वो कंप्लीट कर चुकी है. आफ्टर दैट उसको एक और एग्रीमेंट बनाना है, एक नई पार्टनरशिप को स्टार्ट करना है. तो वहां पर इसका मतलब है कि एक जो पार्टनरशिप है वो एंड हो चुकी है और नई पार्टनरशिप को फर्म जो है स्टार्ट करने वाली है. वहीं पर दूसरी तरफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जब फर्म पूरी तरह से बंद हो रही है और बंद होने पर जितनी भी एसेट्स फर्म की हैं वो सब रिलीज होंगी. इसका मतलब बेची जाएंगी और जो भी लायबिलिटीज फर्म के ऊपर ड्यू होंगी उन सबको फर्म क्या करेगी, पेड करेगी. द सरप्लस बैलेंस इज पेड. अगर एसेट्स को बेचते समय जो भी अमाउंट हमारे पास, अगर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो प्रॉफिट बच रहा है, अगर प्रॉफिट बचता है, एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, आपकी लायबिलिटीज़ कम है, तो वहाँ पर जो भी सरप्लस होगा, जो भी बैलेंस पे अमाउंट बचेगी वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है. लेकिन अगर लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए फर्म के पास जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम है और हमारी लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो भी अब कम पड़ेगा पैसा, जो भी वहाँ पर क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, जो भी कमी पड़ेगी पैसे की, शॉर्टफॉल हो जाएगा अमाउंट का, उसको फर्म के जो पार्टनर हैं वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचेंगे या फिर उनसे अपनी लायबिलिटीज को पेड ऑफ करेंगे. Unlike dissolution of partnership, which means only change in existing relationship between the partners and the firm continue. इसका मतलब है कि अनलाइक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि जहां पर एक जो रिलेशनशिप, एक एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है और फर्म ने एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर किया है और जिसके अकॉर्डिंग अपनी फर्म को वो कंटिन्यू कर रही है. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसॉल्व, वाइंड अप. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जहां पर फर्म ही पूरी तरह से बंद होने के लिए तैयार है और जिसको हम वाइंड अप कहते हैं. टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ बाय, अब यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कितने तरह से फर्म को डिसोल्यूट किया जा सकता है. फर्स्ट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट सेक्शन 40. ये सब आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ. डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट की एग्रीमेंट यहाँ पर किया जा सकता है सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग. कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, किन कंडीशंस में होगा, सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, dissolution upon contingency if the partnership deed so provided section 42. Already all these concepts I have explained in previous video. Next is dissolution by notice. Dissolution by notice section 43. Dissolution by order of court section 44. Next is settlement of account. Section 48 of the Indian Partnership Act 1932 provides the following rules for the settlement of accounts between the partners. So at the end, at the dissolution of the partnership firm, this term will be used by the partners. तो जो भी फर्म में डिसोल्यूशन हो रहा है तो वहां पर सेटलमेंट अकाउंट्स के करने पड़ेंगे और जिनके लिए हमें ये रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे पार्टनर्स को. फर्स्ट, पेमेंट ऑफ लॉसेस. सेक्शन 48A. लॉसेस शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल एंड लास्ट
इफ नेसेसरी बट द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब है कि जब फर्म में पार्टनरशिप एंड हो रही है, आपकी फर्म के जितने भी अकाउंट्स हैं वो क्लोज करने हैं, तो वहां पर पेमेंट ऑफ लॉस, अगर लॉसेज हैं फर्म को, तो फर्म के लॉसेज को आप पूरा करेंगे सबसे पहले प्रॉफिट के अमाउंट से। अगर प्रॉफिट से पूरा नहीं है तो आफ्टर दैट कंप्लीट करेंगे हम अपने कैपिटल अमाउंट से, और लास्ट अगर इन दोनों से भी लॉस को पूरा नहीं किया जा रहा है तो वहां पर इंडिविजुअल जो भी फर्म में पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल रेशो से, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से उन लॉसेस को पूरा करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेक्शन 48B। एसेट्स ऑफ द फर्म आर फर्स्ट टू बी अप्लाइड इन पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टीज। यहाँ पर जब फर्म बंद हो रही है तो फर्म की जो लायबिलिटीज हैं वो हमें पे करनी है, जिसको पे करने के लिए फर्म को अपनी जो एसेट्स हैं उनको सेल करना पड़ेगा। सेल करने के बाद थर्ड पार्टी नेक्स्ट इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिटेबल व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एंड डिस्टिंक्शन discussed from capital. After that we will distribute of the capital. यहाँ पर पहले आपको अपनी डेब्ट्स को पूरा करना है अपनी एसेट्स को बेच करके। इसके बाद एसेट्स ऑफ द फर्म आर फर्स्ट टू बी अप्लाइड इन पेइंग, कि सबसे पहले आप अपनी एसेट्स को पे करेंगे अपनी लायबिलिटीज को चुकाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि पेइंग टू ईच पार्टनर रिटेबल, अगर पार्टनर समर्थ हैं उसको पे कर सकते हैं तो उसके बाद पार्टनर्स उनको इंडिविजुअल पे करना शुरू करेंगे। कैपिटल इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल फर्म पर ड्यू है वो पे करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि वो फर्म बंद हो रही है, तो जो भी उनकी जो पार्टनर्स थे, जो कैपिटल थी उनकी, वो हमें अब वापस करनी है। एंड द रेजिड्यू टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट। अगर सारी जो हमारी चीज़ें हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं या जो भी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के हैं वो सब हो चुके हैं, और उसको करने के बाद भी फर्म के पास कुछ प्रॉफिट बचता है, तो वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि क्या डिफरेंस है पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। फर्स्ट इज चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन में चेंज आता है। dissolution of partnership, dissolution of firm, the economic relation of partnership among different partners are changed. डिसोल्यूशन, अगर आपने एक एग्रीमेंट पूरा किया और आप नया एग्रीमेंट बना रहे हैं तो वहां पर सिर्फ एक इकोनॉमिक रिलेशन में चेंज आएगा। जो भी रेशो आपने नए यूज किए हैं उन रेशो के अकॉर्डिंग एक नई एग्रीमेंट आपके लिए तैयार हो जाएगा और उस पर फर्म काम करना शुरू करेगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इकोनॉमिक रिलेशन अमंग ऑल द पार्टनर कम टू एन एंड, क्योंकि हम फर्म को ही बंद कर रहे हैं। जब फर्म ही बंद हो रही है तो उनके जो सारे इकोनॉमिक रिलेशन है वो भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। द बिजनेस ऑफ द फर्म इज नॉट टर्मिनेटेड, क्योंकि हमें एक नया एग्रीमेंट बना चुके हैं और उस नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें। द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज, यहाँ पर हम फर्म को ही बंद कर रहे हैं तो इसीलिए उसका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। एसेट एंड लायबिलिटीज, एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यू एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन। यहाँ पर ये चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन के चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया भी है उस चैप्टर में। तो वहाँ पर हम अपनी एसेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं, उनकी वैल्यू को चेक करते हैं और अपनी लायबिलिटीज के जो ड्रॉ है, जो बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करते हैं, न्यू बैलेंस शीट को नई वैल्यू के साथ। जो हमारी एसेट्स की वैल्यू हुई है, जो रिवैल्यू हमने किया है, अगर वहाँ पर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उन सब चेंजेस के साथ हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। एसेट्स आर सोल्ड एंड रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। यहाँ पर हम फर्म को बंद कर रहे हैं, तो जब फर्म को बंद करना है तो अपनी सारी एसेट्स को बेचेंगे और अपनी लायबिलिटीज को पेड ऑफ करेंगे। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इट डज नॉट रिक्वायर द क्लोजर ऑफ बुक बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। यहाँ पर हम अपनी बुक्स को क्लोज नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, एक पुरानी पार्टनरशिप को कंप्लीट करते हैं और एक नई पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बुक्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज, यहाँ पर फर्म बंद हो रही है तो सारी जो अकाउंट्स की बुक है वो भी क्लोज हो जाएंगी। इम्प्लीकेशन, इट डज नॉट इम्प्लाई डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसमें सिर्फ हमारे जो
एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस हुआ है तो इसका कोई भी फर्म पर इम्प्लीकेशन, कोई भी असर नहीं होता। इट इम्प्लीकेशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड द फर्म, इस पर दोनों तरह से पार्टनरशिप जो है, जो पार्टनर्स हैं या जो फर्म है, उन सभी पर इसका असर है, क्योंकि क्या सर्कमस्टांसेस थे या क्या रीज़न थे फर्म को बंद करना पड़ा या लायबिलिटीज ओवर थी इस वजह से, तो वहाँ पर बहुत सारे रीज़न हैं जो इन फ्यूचर उनके लिए क्या हो सकता है, एक नेगेटिव पॉइंट भी बन सकते हैं। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट्स। फर्म्स डेब्ट का मतलब है कि जो फर्म की देनदारी है। प्राइवेट डेब्ट्स का मतलब है जो पार्टनर्स ने पर्सनली यूज़ की है या अपने इंडिविजुअल कुछ एसेट्स यूज़ किए हैं या कोई भी लायबिलिटी यूज़ की है, तो वहाँ पर वो प्राइवेट डेब्ट्स है। सेक्शन 49, फर्म्स डेब्ट आर द डेब्ट्स इनकर्ड बाय द फर्म वेयर एज प्राइवेट डेब्ट्स आर इनकर्ड बाय पार्टनर्स। फर्म्स डेब्ट हैं जो फर्म ने यूज़ की है, प्राइवेट डेब्ट्स हैं जो पार्टनर्स के द्वारा यूज की गई है अंडर देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। फर्म्स डेब्ट आर फर्स्ट यूटिलाइज फॉर सेटलमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड द सरप्लस इफ एनी इज अप्लाइड टूवर्ड पेमेंट ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट डेब्ट्स टू द एक्सटेंट ऑफ इट शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर फर्म कह रही है कि फर्म की सबसे पहले फर्म की डेब्ट्स को हम पे करते हैं। फर्म के ऊपर जो लायबिलिटीज होती हैं सबसे पहले फर्म उन डेब्ट्स को चुकाती है, तो वहाँ पर उसको चुकाने के लिए, उसको पे करने के लिए फर्म की एसेट्स का यूज होगा। अगर फर्म की एसेट से सारे सेटलमेंट हो जाते हैं, सारी एसेट जो फर्म की डेब्ट्स है वो पे हो जाती है, और उन सबको पे होने के बाद अगर कोई अमाउंट सरप्लस में बचती है, पैसा आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है, तो वो पैसा आपके पार्टनर्स के प्राइवेट डेब्ट्स को चुकाने में यूज कर सकती है फर्म, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज प्राइवेट डेब्ट्स ऑफ द पार्टनर्स आर फर्स्ट पेड बाय आउट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स एंड सरप्लस इफ एनी देयर आफ्टर इज यूज टू पे ऑफ द फर्म्स डेब्ट। अब यहाँ पर प्राइवेट डेब्ट्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब पार्टनर जो है वो सबसे पहले अपनी देनदारी को पे करेंगे अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी एसेट से। अगर उनकी एसेट से पे करने के बाद कोई पैसा बचता है, सरप्लस बचता है, तो उसके बाद वो फर्म की जो डेब्ट्स हैं उनको पे करने में उसको यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा कि डिससॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग है, डिससॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, कौन से सेक्शन में उसको हम रिकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग किस सेक्शन में हम डिससॉल्यूशन को पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिससॉल्यूशन फर्म के क्या हैं। नेक्स्ट इज डिससॉल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, नोटिस, कॉन्टिंजेंसी, डिससॉल्यूशन कंपल्सरी, डिससॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ डिससॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की जब हमारा फर्म का डिससॉल्यूशन हो रहा है तो उस टाइम पर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के किस तरह से होंगे, कि वहाँ पर लायबिलिटीज जो है या जो लॉस है या उनको किस तरह से फर्म है जो यूज़ करेगी अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिससॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिससॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिससॉल्यूशन ऑफ फर्म। Next is settlement of firm's debt and private debt. What is the difference between the firm's debt or private debt? I have explained this. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, जब फर्म क्या हो रही है यहाँ पर ब्रोकन, मतलब फर्म खत्म हो रही है, फर्म के अंदर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट क्लोज हो रहा है या फर्म को बंद किया जा रहा है। व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, तो फर्म जब बंद हो रही है, इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी क्लोज, तो ऑब्वियसली उसकी जो बुक्स है अकाउंट्स की वो भी क्लोज करनी पड़ेगी। एंड द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन रियलाइजेशन ऑफ इस एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटी इज टू बी कंप्यूटेड। तो जब फर्म को बंद कर रहे हैं, फर्म को बंद करने के टाइम पर हम अपनी सारी एसेट्स को जो है वो क्या करेंगे, बेचेंगे या फिर उनको पे ऑफ करेंगे और अपनी लायबिलिटीज को पेड ऑफ करेंगे, अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करेंगे। फॉर दिस पर्पज अ रियलाइजेशन अकाउंट, अब हमने एक रियलाइजेशन अकाउंट इस चैप्टर में प्रिपेयर करना है और 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने का मतलब है कि एक ऐसा अकाउंट जहां पर आपने अपनी एक साइड में एसेट्स लिखी है, कौन सी एसेट्स हमारे पास है, और दूसरी तरफ आपने लिखी है लायबिलिटीज की किन हमारी जो एसेट्स है उन एसेट्स से हमारी जो लायबिलिटीज पे हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन द नेट इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज।
तो रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते समय हमें पता चलता है कि सारी लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद हमें कुछ पैसा बचा है या हमें लॉस हो रहा है, या फिर जो हमारी एसेट्स हैं उनसे हमारी कितनी लायबिलिटीज़ पे हो सकती हैं या क्या हमारे ऊपर ड्यू हैं, विच में बी इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते समय एसेट्स की वैल्यू ओवर है, हमारे पास एसेट ज़्यादा हैं और हमारी लायबिलिटीज़ कम है, तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हेंस ऑल एसेट्स अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके सारी एसेट्स फर्म यूज करेगी। इन हैंड बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस एंड फिक्शिशियस एसेट इफ एनी, ऐसी एसेट्स जो आपने सोची है लेकिन आपके पास है या नहीं है। एंड ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, सारी यहाँ पर सिर्फ आप रियलाइजेशन अकाउंट में अपना कैश और अपना बैंक बैलेंस और कोई भी जैसे गुडविल है या कोई पेटेंट है, इस तरह की कोई भी फिक्शिशियस एसेट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और उसके अलावा अपनी जो टेंजिबल एसेट्स हैं उन टेंजिबल एसेट्स को हम यहाँ पर रिटर्न डाउन करेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में और अपनी सारी लायबिलिटीज़ को वहाँ पर ट्रांसफर करते चले जाएंगे, मीन्स पेड ऑफ करते चले जाएंगे। इट ऑल्सो रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हमारी हो जाएगी, हमारी सारी एसेट्स सेल होती चली जाएंगी और हमारी पेमेंट जो है वो लायबिलिटीज़ के लिए कवर होंगी। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब है कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब है कि जब किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइज करने के टाइम पर वहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस भी क्रिएट करने पड़ेंगे। सपोज यहाँ पर फर्म बंद हो रही है, फर्म को बंद करने के टाइम पर अपनी एसेट्स को इकट्ठा करना है और एक जैसे नीलामी जिसको बोलते हैं नोटिस, तो वहाँ पर क्या होती है कि सारी फर्म अपनी सारी एसेट्स को रख देती है और उसके ऊपर टेंट लगाने में या रिफ्रेशमेंट देने में, इस तरह से जो एक्सपेंसेस वहाँ पर होंगे या एसेट्स को कुछ भी एसेट्स के ऊपर खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का होगा, ट्रैवलिंग का होगा, तो उन सभी खर्चों को यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो वो सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी यहाँ पर लिखे जाएंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। द बैलेंस इन दिस अकाउंट इज टर्म एज प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन विच इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर यहाँ पर इन सभी एसेट्स को अरेंज करने के बाद जितनी भी लायबिलिटीज पेड ऑफ होती हैं, लायबिलिटीज को पे करने के बाद अगर कोई पैसा रिमेन होता है तो वो पार्टनर्स के अकाउंट में एज अ प्रॉफिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर लॉस हो रहे होंगे, अगर वहाँ पर डिफिसिट हो रहा होगा, पैसे हमें कम पड़ रहे होंगे, तब हम पार्टनर्स की जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं या इंडिविजुअल जो उसकी प्रॉपर्टी है फर्म उसको यूज कर सकती है। फिक्शिशियस एसेट, expenses or losses that are not written off during the accounting period of occurrence because they give long term benefit over a period of time are fictitious asset. fictitious assets ऐसी assets होती हैं जो हमें अभी क्या है, अभी हमें उनसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में हमें उनसे प्रॉफिट होता है, जिसे हम फिक्शिशियस एसेट कहते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, एग्जाम्पल है कि जब शेयर्स को हम खरीदते हैं तो सपोज हमें इन्वेस्टमेंट पे आज हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें अभी डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस डिस्काउंट की हमें अभी कोई वैल्यू नहीं पता चलेगी, लेकिन इन फ्यूचर जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा तो उस डिस्काउंट की वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिक्शिशियस एसेट वो हैं काल्पनिक, जिनको हम अभी एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक लॉन्ग पीरियड के बाद हमें उनके बेनिफिट्स दिखाई देंगे और उन पर जो हमने खर्चा किया, जो भी हमने खर्चे किए, एक्सपेंसेस किए हैं, वो हमें इन फ्यूचर जा करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिबेंचर लॉसेस, डिबेंचर में लॉसेस, डिबेंचर मतलब लायबिलिटीज को जब हम पे करते हैं, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट बी के शेयर और डिबेंचर, तो वहाँ पर फिक्शिशियस एसेट्स को हम यूज करेंगे। और तो फिक्शिशियस एसेट ऐसी एसेट्स है जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर वी हैव यूज और अपने किसके लिए, एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए खर्च करते हैं और जिसका हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लॉन्ग पीरियड में हमें उसका बेनिफिट भी होता है, जिसका एग्जांपल है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, कि जब हम अपने सपोज डिस्काउंट में एक दुकानदार ने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट में उसने अपने सारी सेल
कंप्लीट कर दी, पूरा सामान जो बेचना चाहता था वो बेच दिया। तो इसका मतलब उसके डिस्काउंट की वजह से क्या होगी, उसकी सेल होगी। अभी उसको क्या है, उसको लगा कि शायद डिस्काउंट करके मैंने नुकसान किया, लेकिन अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो शायद उसका जो स्टॉक है वो एज यूजुअल रहता और आपका स्टॉक पुराना था वो नहीं सेल होता। तो इसका मतलब इन फ्यूचर की फिक्शियस एसेट ऐसी हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या करती है, बेनिफिट देती है। दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट। Assets are debit side, liabilities are credit. Land and building, plant and machinery, furniture and fitting, bill receivables, sundry debtor, cash back, bank payment of liabilities, cash bank payment of unrecorded liabilities. Partners capital account, liability assumed by the partners, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर एसेट, जो भी हमारी फर्म के पास एसेट्स हैं वो सभी एसेट्स आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से जो भी फर्म की लायबिलिटीज हैं दे विल बी यूज इन क्रेडिट साइड लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कैश बैंक, सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स की आपको जो सेल, एसेट्स को बेचने से जो कैश मिला या बैंक में डीडी मिला या कोई ट्रांसफर हुआ उसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन बाय पार्टनर्स। अगर कोई भी एसेट्स फर्म में पार्टनर्स ने रख ली है, सपोज पार्टनर की भी फर्म के ऊपर लायबिलिटी थी तो पार्टनर्स ने किसी एसेट्स को रख लिया है तो वो सारी एसेट्स भी यहाँ रिकॉर्ड होंगी। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस क्रिएट हो रहा होगा तो वो हमारे क्रेडिट साइड में यूज होगा। नाउ आई हैव एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सुप्रिया एंड मोनिका आर पार्टनर हु शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 3:2. Following is the balance sheet as on March 31st, 2017. Balance sheet of Supriya and Monica as on March 31st, 2017. Liabilities, यहाँ पर सुप्रिया और मोनिका दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। फॉलोइंग यहाँ पर बैलेंस शीट बन चुकी है मार्च 31st, 2017 तक। ये बैलेंस शीट है। लायबिलिटीज, सुप्रिया कैपिटल, मोनिका कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और रिजर्व फंड। इसका मतलब सुप्रिया की कैपिटल फर्म पर ड्यू है, लायबिलिटीज है फर्म पर, मोनिका की कैपिटल उसको पे करनी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे करने हैं, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो टोटल लायबिलिटीज 1,05,500। सेम एसेट्स इज कैश एंड बैंक, आपके पास बैलेंस है 40,500, स्टॉक 7,500, सन्ड्री डेब्टर्स 21,000 रिमेन, फिक्स्ड एसेट्स 36,500. These are the additional information. The firm was dissolved on March 31st, 2017. Close the book of firm with the following information. Debtors realize at a discount of 5%. इसका मतलब है कि आपके जो डेप्टर्स थे उन पर आपने 5% का उनको डिस्काउंट और दिया है। स्टॉक रियलाइज एट 7,000, आपके पास स्टॉक जो है बैलेंस शीट में 7,500 का है। स्टॉक रिलीज लेकिन आपका जो स्टॉक है वो कितने का सेल हुआ, 7,000 का, तो 500 का यहाँ पर आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। फिक्स एसेट रिलीज एट 42,000, फिक्स एसेट की वैल्यू यहाँ पर 36,500 है, लेकिन फिक्स एसेट जब आपने किसी क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में छोड़ी, रिलीज की, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू ओवर होगी, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500, आपने जो भी अरेंजमेंट किया उस पर आपके रियलाइजेशन खर्चे हुए 1,500 के। क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं लायबिलिटीज में 48,000, और आपने जब फर्म को क्लोज द बुक्स, अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं इन सभी एडजस्टमेंट के साथ, तो क्रेडिटर्स हमने फुल पे किए। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, नेसेसरी लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट। बुक्स ऑफ सुप्रिया एंड मोनिका, पर्टिकुलर अमाउंट, एसेट ट्रांसफर्ड, स्टॉक है हमारे पास, सबसे पहले हमने अपनी एसेट्स को ट्रांसफर किया, 7,500 हमारे पास एसेट है। सन्ड्री डेब्टर्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 21,500 की सन्ड्री डेब्टर थे, तो यहाँ पर हमारी ओरिजिनल वैल्यू आएगी, जो हमारे पास एसेट्स हैं उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए जैसे स्टॉक है, स्टॉक हमारा 7,500 का है, यहाँ पर बैलेंस शीट में स्टॉक भी 7,500 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अभी हम बाद में यूज़ करेंगे।
सेम यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया कि हमारे पास स्टॉक है 7500 का, फिक्स एसेट है 36500 की। इसके बाद बैंक क्रेडिटर्स है हमारे 48000 के। क्वेश्चन में देखिए क्रेडिटर्स ऑल्सो सेम 48000, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स हमारे 48000 है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं 1500 के, क्वेश्चन में गिवन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500। अब इसके बाद हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 500। हमारे जो डेप्टर थे 21500 के थे, डेप्टर जो हमें पैसा देने वाले थे, उनको हमने 500 का डिस्काउंट पहले ऑलरेडी दिया था, तो 21000 डेप्टर से हमें मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर अब हमने डेप्टर्स को, जो डाउटफुल डेप्ट्स थे हमारे 500 के, वो माइनस हो गए। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर बताया कि सन्ड्री डेप्टर्स जो थे 48000 के थे, और एडजस्टमेंट थी कि डेप्टर्स जो क्रेडिटर्स हैं उनको फुल अमाउंट जो है वो पे की जा चुकी है, तो सेम यहाँ पर क्रेडिटर्स जो है 48000 के हमारी लायबिलिटीज पे हो गई है। बैंक डेप्टर्स 2425, अब यहाँ पर जो हमारे पास 21000 के डेप्टर्स रिमेन है, इस पर हमें 5% का डिस्काउंट और देना है, और जिसको डिडक्ट करने के बाद हमारे पास डेप्टर की वैल्यू बचेगी 20425। इसके बाद स्टॉक हमारा 7500 का स्टॉक था, लेकिन जब हमने इसको रिलीज किया तो 7000 की उसकी वैल्यू एस्टिमेट हुई। फिक्स एसेट हमारी थी 36500 की, लेकिन फिक्स एसेट्स की वैल्यू ओवर वैल्यू हुई, प्रॉफिट हुआ 42000 का। तो इस तरह से हमारे पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स की हमारी जो हमारी लायबिलिटीज थी, लायबिलिटीज हमारी हैं 1,17,925, जिसके लिए हमने ये सारी एडजस्टमेंट की, और हमारे पास 1,17,925 ये हमारी क्या हो गई, हमारी एसेट्स गई। तो इन एसेट्स को देने से अब हमारे पास कुछ रिमेन बचता है, हमारी लायबिलिटीज है कम और हमारी एसेट्स है वैल्यू ज़्यादा। हमारी एसेट्स की वैल्यू है 1,17,925, जिसमें से हमने अपनी लायबिलिटीज को पे किया है, और हमारे पास कुछ रिमेन बचा है जिसे हम प्रॉफिट कह रहे हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू सुप्रिया कैपिटल अकाउंट, मोनिका कैपिटल अकाउंट 2925 को हम सुप्रिया के और मोनिका के कैपिटल रेशो से 3:2 के रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रिया के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी 1755, मोनिका 1170। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले जो उनकी कैपिटल हमें दी गई थी 32,500 सुप्रिया, 11,500 फॉर मोनिका, तो यहाँ पर हमने इसको एज यूजुअल ट्रांसफर किया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,500, 11,500। रिजर्व फंड जो है, रिजर्व फंड हमारे पास 13,500 के हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशो से। 3:2 के रेशो से जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजर्व फंड सुप्रिया को मिलेगा 8100 और 5400 मोनिका। इसके बाद रियलाइजेशन जो हमारे हैं, रियलाइजेशन में जो हमारे पास प्रॉफिट है 1755 का प्रॉफिट मोनिका सुप्रिया को मिला है, और 1170 का मोनिका को। तो ये भी हमने यहाँ पर रियलाइजेशन से एज अ प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटल सुप्रिया को अमाउंट मिलेगी 42,355, मोनिका 18,070। बैंक, तो ये इनके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट कैसे बनाना है, रियलाइजेशन हमारे पास है 48,000 जो हमारे क्रेडिटर्स के लिए जा रहा है 48,000 एज अ बैंक, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500, सुप्रिया कैपिटल जानी है 42,335, मोनिका की कैपिटल ट्रांसफर होगी 18,070। तो ये हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो पे हो रही हैं 1,09,925 की, जिसके लिए हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखिए कैश और बैंक में हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन था 40,500 का, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास 40,500 है। और रियलाइजेशन, अब हमारे पास जो है वो रियलाइजेशन ये ट्रांसफर होना है 69,425। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन में बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। So children, today I have explained the whole chapter dissolution of partnership firm for your revision again. After that I will explain more numerical question in next video. So take care and goodbye.